प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड ईयर की इस ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा आपको थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपके जो सिलेबस में निर्धारित है आधुनिक काल, उस आधुनिक काल की सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में आज आपसे बातचीत करूँगी। विद्यार्थियों, आप थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि आप हिंदी साहित्य के काल विभाजन से भली भांति परिचित होंगे। जिन 4 कालखंडों में इसको बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनमें से प्रथम 3 को आप अपनी पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं। अब तृतीय वर्ष में आधुनिक कविता, आधुनिक काव्य और आधुनिक काल से संबंधित विषय वस्तु आपके पढ़ने के लिए इस बार रखी गई है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ये काल आधुनिक क्यों कहा गया है, आधुनिक शब्द क्या है और ऐसे कौन से कारक तत्व हैं जो इसको अपने पिछले युग से अलगाते हैं। साहित्य के इतिहास में काल सीमा का निर्धारण करना बड़ा कठिन कार्य है। कोई युग किस समय से प्रारंभ होता है और कब उसकी समाप्ति की कोख में एक नया युग या नई परिस्थितियां जन्म लेने लगती हैं, इसको वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हुए तर्कसंगत ढंग से नहीं बताया जा सकता है। एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है और ये बदलाव की प्रक्रिया है वो लंबे समय से चलती रहती है, धीमे धीमे। पर नए कालखंड का निर्धारण कब होता है? जबकि उस बदलाव के चिन्ह हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन और परिस्थितियों में, भाषा में, साहित्य में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। और साहित्य इतिहास में जो काल विभाजन किया जाता है वो बड़ा लचीला होता है और इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख कर के किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के विकास का क्रम है वो लगभग 1 शताब्दी पहले प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसके जो बदलाव के चिन्ह थे वो स्पष्टतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई देने लग गए थे। हिंदी साहित्य में एक ये विलक्षण संयोग है कि साहित्य में आधुनिक जीवन बोध की जो प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जन्म 19वीं सदी के ठीक मध्य अर्थात 1850 में होता है और साहित्य इतिहास लेखकों ने इसी वर्ष को अर्थात 1850 को ही आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ का वर्ष मान लिया है। यद्यपि देखा जाए तो भारतेंदु का जन्म 1850 में स्वयं में अपने आप में किसी तरह की कोई भूमिका नहीं निभाता है। हालांकि ये वर्ष बदलाव के लिए कोई कारक तत्व नहीं है। इसके बाद में जो भारतेंदु का लेखन आता है वो बहुत क्रांतिकारी था। लेकिन विद्यार्थियों, इस युग में एक और बड़ी घटना घटी थी, वो थी 1857 की क्रांति। और यदि 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि सन 57 का जो ये काल था वो 2 विरोधी ताकतों की टकराहट का युग था, पहली सामंतवादी और दूसरी पूंजीवादी। सामंतवादी ताकतें अपनी सारी शक्तियां लगा करके सदैव के लिए समाप्त हो गई थी और सामंतवाद की संभावनाएं समाप्त हो जाने के बाद देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सोचना प्रारंभ किया
और जो अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, हमारा जो शासक वर्ग था, विदेशी सत्ता थी, उसने इस देश की परंपरा को समझकर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नवीनीकरण किया। विद्यार्थियों, आधुनिक काल, इनमें हम आधुनिक शब्द के अर्थ को सबसे पहले देखना चाहेंगे कि ये नामकरण, ये शब्द क्या अर्थ देता है, क्यों इस युग को आधुनिक कहा गया है। तो आधुनिक शब्द जो है वो हमें दो अर्थों में ध्वनित होता हुआ लगता है। पहला है मध्यकाल से भिन्नता और दूसरा है नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। मध्यकाल अर्थात भक्ति काल और रीतिकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसको पुनः गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे साहित्य में जो रीतिकाल है उसमें जो साहित्य के कथ्य थे, कविता के कथ्य, अलंकृति और शैली सब एक रूप हो गए थे। उनमें कोई वैविध्य नहीं था, वे नीरस हो गए थे, घोर श्रृंगारिकता के बंधे बंधाए घाटों में बह रहे थे। उनमें न छंदों में वैविध्य था और न विन्यास में। एक ही प्रकार के छंद और एक ही प्रकार के ढंग, एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति। आधुनिक काल में ये बंधे हुए बांध घाट टूट गए और जीवन की धारा विभिन्न स्रोतों से होकर फूट निकली और साहित्य पहली बार अपने बड़े फलक पर मानव मात्र के सुख दुख से जुड़ता है। इससे पूर्व का जो युग था बच्चों, वो रीतिकाल था। और रीतिकाल से पूर्व युग था वो भक्ति काल का था। भक्त कवि वो अपने पारलौकिक चिंता या अपने भक्त की आराधना में रहता है, अपने ईश्वर की आराधना में रहता है। और रीतिकाल का कवि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए नित्य नए छंद रचता है और चमत्कृत करने का प्रयास करता है। तो ये एक रास्ता आ गई थी। साहित्य में आधुनिक युग में कुछ ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया हुई कि मानव मात्र को केंद्रीय स्थान साहित्य में प्रथम बार मिलता है। आधुनिक शब्द से एक दूसरा अर्थ भी ध्वनित होता है, वो है इहलौकिक दृष्टिकोण। धर्म, दर्शन, साहित्य और चित्र सभी के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव होता है। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसको अपने परिवेश की भी सुध नहीं थी। पारलौकिक इस लोक से परे का। पर आधुनिक जो युग था वो अपने जो सराउंडिंग है, हमारा पर्यावरण है, उसके लिए अधिक सतर्क और सजग हो जाता है। आधुनिक युग की पृष्ठभूमि या पीठिका के रूप में देश के जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव होता है, उनकी मूल चिंतन धारा इहलौकी की थी, अर्थात इस लोक के लिए विचार करने वाली, सोचने वाली और ध्यान आकृष्ट करने वाली थी। सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनराख्यान नवीन दृष्टिकोण की ही देन है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि साहित्य की भाषा भी बदलती है। जो मध्य युग की भाषा थी, ब्रज, उसका स्थान खड़ी बोली ले लेती है। तो जो आधुनिक काल में ये आधुनिक शब्द है, इस तरह से ये दो अर्थों में बनता है कि कैसे एक नवीन दृष्टिकोण चिंतकों का, विचारकों का, प्रबुद्ध या बौद्धिक वर्ग का आता है, और दूसरा है कि एक जो जड़ता होती है, उस जड़ता गत्यात्मक होती है, जड़ता का स्थान गतिशीलता को ले लेती है और परिवर्तन आता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि आधुनिक काल का उपविभाजन कैसे किया जाए, क्योंकि कृत्य की दृष्टि से ये सुदीर्घ काल है। इसमें लेखन है वो विविध मुखी, विविध धाराओं में बटा हुआ है। तो उसका विभाजन या उपविभाजन कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का उपविभाजन किया था।
लेकिन उसमें एक सूत्रता नहीं थी और वो विसंगतिपूर्ण हो गया। उन्होंने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा, गद्य खंड और काव्य खंड। और ये दोनों खंड एक दूसरे से इतने पृथक हैं कि उनमें एकतांता नहीं आ पाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो छायावाद युग है वो सर्वमान्य हो गया है और इसको केंद्र में मानते हुए उपविभाजन करना अधिक सुकर होगा, ऐसा कई आधुनिक इतिहास लेखकों ने किया है। वास्तव में छायावाद काल से पूर्व हिंदी साहित्य परिष्कार की दो पड़ाव पार कर चुका था। प्रथम पुनर्जागरण, दूसरा सुधार। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के कारण जो पुनर्जागरण आया था वह ऐतिहासिक तथ्य हो गया था और जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित हुआ था इनसे और साहित्य पर तो इनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा था। साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़ करके इन्हीं मध्यकालीन प्रवृत्तियों से पृथक हो गया था। अतः आधुनिक काल के प्रथम युग को पुनर्जागरण काल कहना अधिक समीचीन होगा। जो दूसरा पड़ाव है, दूसरी मंजिल है, उसमें है कि साहित्यकार अपने कथ्य, अपने रूपाकार और भाषा में सुधार और परिष्कार में संलग्न दिखाई पड़ते हैं तो इसको सुधार काल कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में उसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी काल भी कहा जाता है। स्थूल रूप से जो फिर इसके बाद तीसरा युग आता है वो छायावाद है और जिसकी कालावधि है वो सन 1918 से 1938 के बीच की मानी जाती है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के आंदोलन चलते हैं और इस लेखक को 1938 से 1953 तक निर्धारित किया जाता है और इसको नवलेखन काल या छायावादोत्तर काल भी कहा गया है। तो विद्यार्थियों, संक्षेप में जो आधुनिक काल है उसका उपविभाजन इस ढंग से किया जा सकता है। पहला, पुनर्जागरण काल, इसको भारतेंदु के प्रतिभा के बल पर या उनके व्यक्तित्व के बल पर इसको भारतेंदु काल कहा गया है और इसका युग 1858 से 1900 तक की समय सीमा इसकी मानी गई है। दूसरा, जागरण सुधार काल, जिसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विराट व्यक्तित्व के कारण इसको द्विवेदी काल भी कहा गया है और इसकी कालावधि सन 1900 से 1918 है। तीसरा युग छायावाद युग है। इसमें किसी विशिष्ट नाम के आधार पर युग के नामकरण करने की प्रवृत्ति छूट जाती है। यह नाम विशिष्ट नहीं है, प्रकृति विशिष्ट है। सन 1918 से 1938 तक, कुछ इसको 1935 या 36 तक भी मानते हैं। इसके पश्चात आता है छायावादोत्तर काल, जिसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नवलेखन, इस तरह से इसका विभाजन किया जाता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये आधुनिक काल की कौन सी परिस्थिति या कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि थी जो इस युग में बदलाव की भूमिका का निर्वहन करती है। तो आपको इसको जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस युग को हम पढ़ेंगे उसके पीछे या उसकी नींव में कैसे कौन सी परिस्थितियाँ थी, आपको उनको थोड़ा जान लेना अति आवश्यक है। तो हम लगभग इसको 2 व्याख्यानों में ख़त्म करेंगे। आज मैं आपको इस युग की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताना चाहूँगी। विद्यार्थियों, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे और विद्रोह की चिंगारी सुबुगाहट ले रही थी और इसका जो विस्फोट होता है वो 1857 की क्रांति के रूप में होता है। लेकिन भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया लगभग 1 शताब्दी पूर्व अर्थात सन 1757 में प्रारंभ हो गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें अंग्रेज सत्ता किस तरह से हमें धीरे धीरे हस्तगत अपने में
अपनी ओर मिला लेती है और अपना साम्राज्य किस तरह से बढ़ाती है। तो जो सिराजुद्दौला का परास्त होना वो हमारे लिए एक दुर्भाग्य बनकर आता है। सिराजुद्दौला की हार से संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। उधर 1764 के बक्सर युद्ध में भी मुगल सम्राट शाह आलम पराजित होता है। 1765 के कड़ा युद्ध में भी रही सही शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेजों को दे दी। इस तरह से देश के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजी सत्ता काबिज हो जाती है। अब संपूर्ण देश पर आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को केवल दो ही शक्तियों को परास्त करना था, मराठे और सिख। सिख तो पंजाब की सीमा पर थे, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत अधिक व्यापक था। लेकिन आपसी फूट और संघर्ष के कारण 80 और लासवारी युद्ध में मराठे भी विजित हो गए और उनकी शक्ति भी समाप्त हो गई और सिख 1849 में अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं और संपूर्ण देश गुलाम बन जाता है। संपूर्ण देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाता है। अवध का नवाब भी शामिल कर लिया जाता है। अवध भी अंग्रेजी राज्य में 1856 में मिला लिया जाता है। अब इतनी बड़ी विजय के बाद में हमारे विशाल देश को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया तो उनका मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर के देशी राजाओं ने 1857 में एक व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति समाप्त हो गई और संपूर्ण भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन जाता है। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक नीतियों में परिवर्तन किया। देश के कुछ लोग नए संदर्भ के साथ कुछ नया सोचने को पाते हुए साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ता है और ये प्रक्रिया भारतेंदु के समय में हुई, वह भी गद्य के माध्यम से। आधुनिक चेतना की चिंगारियाँ जैसे गद्य में दिखाई पड़ी वैसे पद्य में दिखाई नहीं पड़ी। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की भी खोज कर रहा था। ब्रज भाषा इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए आधुनिक काल में ब्रज भाषा के माध्यम से पुरानी संवेदना ही अभिव्यक्त हो पाती हैं और इस आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप सक्षम बन पड़ता। अर्थात आधुनिक काल की जो अभिव्यक्ति होती है वो खड़ी बोली गद्य के माध्यम से ही होती है। विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हम आगे किस प्रकार की पृष्ठभूमि रहती है आधुनिक काल की, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।